देखो, व्हाट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबर? लेबर से क्या समझ में आता है? लेबर तो पेन होता है। हाँ, तो लेबर प्रेगनेंसी के पेन को हम लोग क्या बोलेंगे? लेबर पेन। लेबर पेन। ठीक है। तो अगर 9 मंथ है किसी भी लेडी को, तो 9 मंथ में अब है कि प्रेगनेंसी टर्म हो गया, उसके बाद अब बच्चा होना है। ठीक है। तो 3 टर्म है, प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म। इसमें आपको समझना पड़ेगा, पूछा जाता है वाइवा में भी और रिटर्न में भी कि व्हाट इज़ प्री टर्म, व्हाट इज़ टर्म और व्हाट इज़ पोस्ट टर्म। प्री माने पहले, तो बच्चा अगर समय से पहले होता है उसको बोलते हैं प्री टर्म। ठीक है। और बच्चा टाइम से हुआ तो उसको बोलेंगे टर्म। अब पोस्ट टर्म क्या हुआ? 9 से आगे होगा। हाँ, 9 महीने से कितना आगे? 15 वीक। अगर 37 वीक से पहले बच्चा होता है वो होगा प्री टर्म। 37 वीक से 9 मंथ तक अगर हो रहा है, ठीक है, तब हो जाएगा ये 42 वीक्स तक टर्म। और 42 वीक से ज़्यादा होगा। ईडीडी जहाँ है आपका 42 वीक से ज़्यादा हो रहा है, और कितना ज़्यादा? 2 वीक्स से ज़्यादा, मतलब 15 दिन से ज़्यादा हो रहा है, तो ये होगा पोस्ट टर्म। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म? हाँ, मैंने इसका क्या, क्यों इसको डिवाइड किया गया, क्या कंसेप्ट? तो प्री टर्म बच्चा अगर 37 वीक से पहले हो गया तो उसका अंग क्या होगा? टोटली मैच्योर नहीं, ब्रेन मैच्योर नहीं होगा, हार्ट मैच्योर नहीं होगा, लंग्स मैच्योर नहीं होगा, स्किन मैच्योर नहीं होगा, किडनी मैच्योर नहीं होगा। मीन्स बच्चा को जितना दिन पेट में रहना चाहिए उतना दिन वो नहीं रहा, किसी कारण से वो बाहर आ गया। तो अगर कोई बच्चा प्री टर्म हो रहा है तो उसका क्या क्या पहचान है कि पहचानिएगा कि ये टर्म है। और कोई बच्चा आपको दे दिया गया, बोला गया कि ये टर्म है कि प्री टर्म, आप कैसे पहचानिएगा? तो उसका साइन एंड सिम्टम, ठीक है, देख के आपको पता लगाना पड़ेगा। स्किन जो होगा, सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं, स्किन होगा एकदम शाइनी होगा, हाईली मॉइस्चर होगा। ठीक है। और स्किन का लेयर बहुत बहुत ही थिन होगा। ठीक है। और स्किन एकदम शाइनी होगा। तो ये हो गया प्री टर्म। ठीक है। जो बाल होगा, हेयर होगा, बहुत फाइन होगा, फूजी होगा। ठीक है। ये होगा हेयर का साइन। अब ये ईयर, ईयर का क्या है कि टर्म होगा तो ऐसे रिक्वायर, अगर प्रेस करके छोड़िएगा तो अपने अपने स्थिति में आ जाएगा, इमीडिएटली स्थिति में अपने आ जाएगा। लेकिन प्री टर्म है तो मुड़ेगा धीरे 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 करके कि अपने स्थिति में आएगा। दैट इज द साइन ऑफ योर प्री टर्म। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जो निपल्स, ठीक है, मेल और फीमेल जो है निपल है, तो निपल छोटा रहेगा। जितना प्री टर्म है निपल उतना डेवलप नहीं करेगा। और निपल के चारों तरफ जो ब्लैकिश रहता है उसको बोलते हैं एरियोला। ठीक, तो वो भी उतना डीप नहीं। ठीक, ये तीसरा सही। ठीक है। अच्छा, हाथ में क्या रहेगा कि टोटल जो क्रीज है इसको बोलते हैं पाल्मर क्रीज, लाइनिंग। ठीक है। तो पाल्मर क्रीज जो होगा प्री टर्म में उतना डेवलप नहीं रहेगा, एक रहेगा, मैक्सिमम एक रहेगा या नहीं रहेगा। तो होना चाहिए दो, दो नॉर्मल टर्म में दो रहेगा, लेकिन प्री टर्म में एक रहेगा या तो नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा। तो ये हो गया है आपका प्री टर्म हाथ में फाइन। ठीक है। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है, नौसर में भी आता है। क्या क्या
क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किया जाता है प्री टर्म टर्म, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद नीचे आइए तो एस्कॉर्टम है, ठीक है। तो एस्कॉर्टम जो है वो ब्लैक रहेगा और उसमें टेस्टिस अंदर रहेगा अगर लड़का है तो, ठीक है। और नहीं तो उसको बोलते हैं रूगिनेस, तो ठीक है। तो प्री टर्म में रूगिनेस कम रहेगा और हो सकता है कि टेस्टिस एस्कॉर्टम में नहीं रहे, ये होगा आपको प्री टर्म में। अगर फीमेल है तो उसी तरीके का उसको जो होगा ये आपका फीमेल में भी वही चेंजेज रहेगा, ठीक है। लेबियोला मेजर और माइनर रहेगा, उसमें ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, ठीक है, गैप में। हाँ गैप रहेगा, ठीक है। और पैर में भी क्या होगा, यही जिस तरीके से हाथ में क्रीज देख रहे हैं उसी तरीके से पैर में भी क्रीज रहता है। तो पैर में जो क्रीज रहेगा यहाँ भी प्रोमिनेंट रहेगा, ठीक है। तो हाथ में जिस तरीके से क्रीज है उसमें पैर में रहेगा, तो पैर का भी क्रीज आपका प्रोमिनेंट रहेगा, पैर में भी रहता है, ठीक है। हाँ, देखिए सब में रहता है, पैर में भी रहेगा, ठीक है, सोल क्रीज बोलते हैं हम। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन योर प्री टर्म एंड टर्म, ठीक है। अच्छा, पोस्ट टर्म में क्या रहेगा, स्किन में एक्सकोरिएशन रहता है, माने स्किन लगेगा कि झड़ रहा है पोस्ट टर्म अगर बच्चा है तो। और क्या रहेगा कि जो उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, शुगर कमने का बच्चा का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और हेयर में चेंजेस रहेगा, ठीक है, कर्ली उर्ली हेयर टाइप रहेगा। तो ये हो गया पोस्ट टर्म बेबी, ठीक है। और जो नॉर्मल जो टर्म चाइल्ड है उसमें स्किन में वाइट सा लेप टाइप नहीं रहता है, ठीक है, तो उसको बाद में साफ करते हैं। तो ये वो जो चीज़ है वो आपको, हाँ, वो पोस्ट टर्म में कम रहेगा, ठीक है। तो ये एक आपका, हाँ, ये आपका डिफरेंस है प्री टर्म और पोस्ट टर्म, ठीक है। अब बच्चा पेट से बाहर कैसे आना है, अब टर्म हो गया, मान लेते हैं कि टर्म है। अब आराम से समझिए कि अगर लेडी को पेन हो रहा है, 9 मंथ का है, तो पेन हो रहा है, तो अब ट्रू लेबर पेन है कि फॉल्स लेबर पेन, गैस के कारण प्रॉब्लम हो रहा है या जो बच्चेदानी है वो फैल गया है ज़्यादा, ये यूटेरस जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि स्ट्रेच के कारण कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मैंने ट्रू लेबर पेन है, स्ट्रेच फैलने के कारण जो दर्द हो गया है वो फॉल्स लेबर पेन, ठीक है। तो ट्रू लेबर पेन और इसमें भी 2-3 हैं। हाँ, फॉल्स लेबर पेन है कि ट्रू लेबर पेन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ट्रू लेबर पेन में क्या होगा कि दर्द स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन आपका बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे सर्विस का मुंह खुलता जाएगा और पानी आने लगेगा, ठीक है, वाटर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रू लेबर पेन। फॉल्स लेबर का क्या है, स्पाज्मोटिक टाइप पेन होगा, दर्द होगा, ठीक होगा, फिर दर्द होगा, फिर ठीक होगा, लेकिन ना सर्विस मैच्योरिटी का कोई साइन रहेगा, ना सर्विस डायलिटेशन होने का साइन रहेगा, ना ही वाटर डिस्चार्ज, ठीक है। और पेन किलर देने से आपका वो दर्द क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये आपका यूट्रस स्ट्रेच जो हो रहा है, मैंने फैल रहा है प्रेशर, बच्चे के प्रेशर के कारण, तो जिसके कारण आपको पेन हो रहा है। तो कभी कभी इनिशियल स्टेज में बहुत आपका डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ट्रू लेबर पेन है कि फॉल्स लेबर पेन है, लेकिन ये क्राइटेरिया है कि आप क्लिनिकली आप उसको देख सकते हैं कि ट्रू लेबर पेन है कि फॉल्स लेबर पेन है। हाँ, अब देखिए अब
अगर ट्रू लेबर पेन है, ठीक है, तो अब बच्चा डिलीवर होने का टाइम है, यू विल बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो लेबर का 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ठीक है। तो स्टेज 1 में क्या होता है कि पेन स्टार्ट होने से फुल सर्विस डायलेस जब तक नहीं होता है, ये हो गया फुल सर्विस डायलेटेशन तक, पेन से फुल सर्विस डायलेटेशन तक स्टेज 1 है। फुल सर्विस डायलेटेशन से बच्चा बाहर आ गया, इस स्टेज को बोलेंगे स्टेज 2। और बच्चा बाहर आ गया उसके बाद से लेकर के प्लासेंटा बाहर आने तक और बच्चा का अम्बिलिकल कोड काटने तक के और बच्चा को स्टेबलाइज करने तक के स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेज 3। दीज आर द 3 स्टेजेज ऑफ लेबर, ठीक है। अब इसका टाइम बाउंड है, नॉट फिक्स्ड, लेकिन टाइम बाउंड है कि कितना कितना किस में टाइम लगना चाहिए, ठीक है। तो पहला दर्द हो रहा है, सर्विस फुल डायलेटेशन अगर है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस है। तो अगर प्राइमरी ग्रेविडा है, प्राइमरी ग्रेविडा मीन्स एक टर्मिनोलॉजी है, याद करना, प्राइमरी ग्रेविडा माने फर्स्ट बार प्रेगनेंसी हो रहा है, मल्टी ग्रेविडा माने बहुत पहले भी बच्चा हो चुका है, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर का टाइमिंग 12 से 15 घंटा तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन वही अगर मल्टी ग्रेविडा है जिसको पहले से बच्चा हो रहा है तो उसको 6 से 8 घंटा में ही फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पार हो जाए। हाँ, सीधे हाफ 6 मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन इतना ही मोटा मोटी टाइम लगता है। तो कहने का मतलब है कि पहले से सर्विक्स आपका मैच्योर है, ठीक, टोन ऑफ द लोअर यूटेराइन पार्ट कम है, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी सर्विक्स डायलेटेड, ठीक है। अगर कोई प्राइमरी ग्रेविडा है, उसको पेन स्टार्ट हो रहा है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से अभी 12-14 घंटा है प्रेगनेंसी में। लोग घबरा जाते हैं कि पेन दर्द हो रहा है तो जल्दी ले जाओ, लेकिन आप यू हैव टाइम, सर्विस अभी तक डायलेट नहीं है, यू हैव टाइम। हाँ, इसीलिए इस स्टेज में टाइमिंग का महत्व है कि नहीं, वो हम बताएंगे कि सिजेरियन क्यों होता है और क्या क्या रीज़न है कि और आजकल क्यों हो रहा है इतना सिजेरियन। अब बात हो गई स्टेज 1 की। तो स्टेज 1 में पेन हो रहा है, सर्विस धीरे धीरे डायलेट कर रहा है, तो आदमी पेन में रहेगा तो क्या होगा, कोई भी पेन में अगर रहेगा आप तो आदमी डिहाइड्रेट होने लगता है, बदन में दर्द रहेगा, ठीक है, हाँ, शरीर में ऐंठन रहेगा, डिहाइड्रेशन होने का चांस है। तो इसमें दवा का कोई स्कोप नहीं, ठीक है। तो मरीज को सिम्टोमेटिक इलाज करें, मैंने उसको कोई तकलीफ़ है तब हम देंगे, क्योंकि पेन किलर इसमें नहीं देना है, क्योंकि पेन किलर इसलिए नहीं देना है क्योंकि पेन किलर दीजिएगा तो मसल्स क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो यूटेराइन जो फोर्स है कॉन्ट्रैक्शन का वो कम हो जाएगा, इसलिए पेन किलर नहीं देना है। अगर ट्रू लेबर है तब, फॉल्स लेबर है तो बच्चा नहीं होना है अभी, तो उसमें हम दर्द आराम करने के लिए हम पेन किलर देंगे। लेकिन अगर ट्रू लेबर पेन है तो पेन किलर नहीं देना। तो क्या करना है, एक आईवी ड्रिप लगाइए, आईवी फ्लूइड दीजिए कि मदर डिहाइड्रेट नहीं है। दूसरा एक और कारण है, जो यूटेराइन कैविटी में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जिस फ्लूइड में बच्चा घूमता है, अंदर में तो वाटर रहता है ना, तो उस वाटर को बोलते हैं, हाँ, उस वाटर को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो एक बैग है, बैग में बच्चा है, उसमें फ्लूइड है, तो कभी कभी लास्ट में वो पानी कम जाता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कम जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जैसे कमेगा बच्चा को सांस लेने में दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक इंडिकेशन है सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, कि यूटेराइन कैविटी में आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम गया, बच्चा डिस्ट्रेस में है, आपने अल्ट्रासाउंड किया, देख लिया कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम है,
तो आप बच्चा आप डिस्ट्रेस में जाएगा, तो ये दैट इज़ द ट्रू इंडिकेशन ऑफ सीजेरियन सेक्शन। क्योंकि अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि बच्चा बाहर आए, जितना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा जितना बच्चा डिस्ट्रेस में जाएगा। तो दैट इज़ योर वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ योर सीजेरियन सेक्शन। ये एक इंडिकेशन है सीजेरियन सेक्शन। अब देखिए इम्यूनेटिक फ्लूइड ठीक है, फोर्स भी लग रहा है, तो इसमें स्टेज 1 लेबर में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ दिया नहीं जाता। अब सर्विक्स पूरा डायलेट हो गया, बच्चा आने के लिए तैयार है। अब स्टेज 2 में देखना है कि बच्चा किस पोजीशन में पेट में है, यूट्राइन के बीच, ठीक है। तो उसमें आप ग्लव्स लगा के हाथ डाल के आप एग्जामिन करके देख रहे हैं कि बच्चा का पैर बाहर आ रहा है पहले, सर बाहर आ रहा है पहले, हाँ, या शोल्डर बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर सर पहले बाहर आ रहा है तब तो ठीक। इस 3 प्रेजेंटेशन का नाम है, सर बाहर आ रहा है तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, अगर पैर बाहर आ रहा है, सर अगर ऊपर है, कमर बाहर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन। और शोल्डर अगर आ रहा है तो उसको बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि आप प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि बच्चा तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर में हो तो घूमता रहता है, लेकिन डिलीवरी होने के कुछ समय पहले बच्चा फिक्स हो जाता है। हाँ, अब या तो उसका गर्दन नीचे है, या तो कमर नीचे है, या तो कंधा नीचे है। अब ये फिक्स हो गया, अब ये हिले डुलेगा। हाँ, तो अब आपको देखना है कि अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, मीन्स सर अगर नीचे है, तब तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है या शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तब बच्चा वो सीजेरियन सेक्शन से ही होगा, नहीं तो हाईली रिस्की है। कभी कभी ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होता है, ठीक है। आजकल उस चीज़ को फैसिलिटेट नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ जो अभी पेरेंट्स हैं दे आर हाईली कॉन्शियस, वो अब गारंटी मांगने लगते हैं कि भाई गारंटी है कि कुछ बच्चा को नहीं होना चाहिए। तो बच्चा पेट में है, गर्दन ऊपर है, कमर नीचे है, तो कमर से जब निकालिएगा तो स्पेस कम है, कम में भी कमर से बच्चा बाहर आ जाएगा, लेकिन हेड इज़ द मेजर थिंग। तो अगर सर्विक्स बहुत अच्छा डायलेटेड नहीं है तो हेड जाके फंस जाएगा वहाँ, ठीक है। कमर तो पतला है, कमर से आप खींचे, बच्चा आ गया बाहर। अगर यूटेरस ये सर्विक्स फुल डायलेटेड नहीं हुआ, जगह नहीं है, तो हेड बाहर आएगा ही। तो अगर वैसे केस में अगर ब्रीच डिलीवरी अगर करा रहे हैं आप, तो अब जब कमर नीचे खींचे आप, हेड आ गया, तो उसमें हम लोग एक साइड से वो कट देते हैं, तो उसको ग्रामीण भाषा में बोलते हैं उसको माने छोटा ऑपरेशन। तो कट कर दिए तो मुंह थोड़ा सर्विक्स का थोड़ा सा खुला, मुंह खुला तब बच्चा बाहर आए। 2-3 टाके का। हाँ, तो इसको बोलते हैं इप्सियोटोमी। क्या बोलते हैं? इप्सियोटोमी। तो क्वेश्चन भी आता है कि इप्सियोटोमी क्या है, और एमसीक्यू में आता है कि इप्सियोटोमी में कौन कौन सा मसल्स कटता है, ये नॉर्सेट में पूछा जाएगा, ठीक है। मैं सब चीज़ बताते जाऊँगा। तो अब इंडिकेशन आपका ये है कि आप इप्सियोटोमी किए, बच्चा मुंह थोड़ा हुआ, ऑपरेशन है, बच्चा बाहर आया। जब बच्चा जब जस्ट बाहर आया या आने वाला है, उस समय हम लोग देते हैं, नाम सुना होइएगा, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो जब ऑक्सीटोसिन देते हैं तो क्या होता है कि अब यूट्रस जो है, अब कॉन्ट्रैक्शन वो फोर्स लगाएगा। ऑक्सीटोसिन से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। तो बेसिक चीज़ है कि स्टेज 1 में आप अगर ऑक्सीटोसिन दीजिएगा तो सर्विक्स तो बंद है, जैसे इस टाइप का हो गया चीज़, ठीक है। और इधर से अगर ऐसे कंप्रेशन होगा, ये तो बंद है, यहाँ पे प्रेशर डालेगा तो ये नुकसान करेगा, बच्चे को डिस्ट्रेस होगा। अब ये ऐसा मान लेते हैं कि मुंह खुल गया,
ऐसा सर्विस का मुंह इतना खुले, अब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बाहर आने में हेल्प मिलेगा। बोला जाता है कि जब बच्चा का शोल्डर, जब जस्ट बच्चा बाहर आने लगे, शोल्डर बाहर आने लगे, तो हालांकि ये प्रैक्टिकली बहुत दिक्कत होता है वैसे डिलीवरी कराने में, लेकिन बच्चा जब बाहर आने लगे तो आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट ऑक्सीटोसिन दीजिएगा, 2 से 3 मिनट में वो काम करने लगता है। तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्राइन में, बच्चा जल्दी बाहर आएगा। तो उससे और फ़ायदा है कि बच्चा जस्ट बाहर आया तो क्या करेंगे कि आपका, अब बच्चा बाहर आ गया तो उसका अम्बिलिकल कोड काटेंगे, ठीक है, नाल उसको काट के अलग करेंगे। और दूसरा है कि अब जो अंदर में प्लासेंटा जो है, हाँ, जो प्लासेंटा से कनेक्टेड था वो कट गया। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, उसके बाद हम लोग मिथार्जिन देते हैं, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद मिथार्जिन देते हैं और वो क्या करता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करता है और वो आपका प्लासेंटा बाहर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो बच्चा जब बाहर आ गया, अब स्टेज 2 आपका ख़त्म हो गया, अब आ गया स्टेज 3। तो स्टेज 3 में आपको प्लासेंटा बाहर करना है और बच्चे को स्टेबलाइज करना है। अब बच्चे को ये देखना है कि बच्चे में कोई दिक्कत है कि नहीं, ठीक है। तो और प्लासेंटा बाहर आया कि नहीं, उसके बाद आईवी फ्लूइड देते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक्स देते हैं, गैस की दवा देते हैं, तब हम लोग देते हैं पेन किलर, सेफ पेन किलर देते हैं, जिससे जो मदर अगर तो पेन से पूरा एग्जॉस्टेड है तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले, ठीक है। राइट नाउ अब बच्चा नॉर्मली अगर डिलीवर हो गया, दैट इज़ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ योर नॉर्मल लेबर, ठीक है। अब इसमें आपको पॉइंट आउट करना है कि व्हाट इज, ये मेजर क्वेश्चन है कि सिजेरियन सेक्शन कब करें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। और सबसे पहला इंडिकेशन है कि सिजेरियन सेक्शन उसी को किया जाएगा जिसको पहले अगर सिजेरियन हो गया है तो दूसरा उसका सिजेरियन है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। इसलिए ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लेते हैं अभी हम आपको बताए कि सिजेरियन सेक्शन हम एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा तो करें। तो मान लेते हैं कि पहला बच्चा जब आपको पेट में था तो उस समय आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम है, लेकिन इस बच्चा में एमनियोटिक फ्लूइड आपका नॉर्मल है, तब तो ज़रूरी नहीं है कि सिजेरियन हो, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ पॉइंट आउट होना चाहिए या डॉक्टर को पता होना चाहिए कि जो आपका पहला बेबी हुआ है वो किस कारण से आपको सिजेरियन किया गया। अब किसी का पेल्विस छोटा है, पेल्विस छोटा है तो उससे बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा, तो जब होगा जब उसका सिजेरियन होगा। कुछ कारण बस बच्चा डिस्ट्रेस में चला गया या गंदा पानी पेट में पी लिया, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड पानी चला गया, या हाँ, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाए 200-300 हो जाएगा, तो समझ जाइए कि अब डिस्ट्रेस में है बच्चा। तो अब आप उसको इमीडिएटली निकालना पड़ेगा, तो सिजेरियन, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ योर सिजेरियन। हाँ, अगर आप देखिए एक गिनते जाइए, तीसरा का इंडिकेशन होगा जैसे स्टेज 1 में है। और आपको पता है कि अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो एवरेज 12-13 घंटा लगना चाहिए। अब सपोज उसका 20 घंटा हो गया लेकिन सर्विस डायलेट नहीं हुआ है और कॉन्ट्रैक्शन भी फुल नहीं है, तो अब क्या उपाय है, उसमें सिजेरियन होगा। तो इंडिकेशन क्या हो गया, हाँ, प्रोलॉन्ग स्टेज 1। हाँ, स्टेज 1 का जो पीरियड है अगर 14-15 घंटा नॉर्मल है, अब बढ़ गया। जैसे मल्टी ग्रेविडा का है 6 से 8 घंटे, अब उसको 12 घंटे के बाद सर्विस खुल नहीं रहा। तो दैट इज योर प्रोलॉन्ग स्टेज 1, ठीक है। जो होना है वो स्टेज 1 में होना है, क्योंकि स्टेज 2 में तो बच्चा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बच्चा कोई भी कारण हो,
अब दूसरा चीज़ ट्विंस है, बच्चा अगर ट्विंस है, 2 बच्चा है तो उसमें सीजेरियन हो। बच्चा किसी, हाँ, जो बच्चा किसी भी कारण से डिस्ट्रेस में है उसमें आपका सीजेरियन हो। अब मान लेते हैं कि अब स्टेज 1 में है, सर्विक्स डायलेट नहीं कर रहा है, 8 से 10 घंटे हो गया, सर्विक्स कोई डायलेट नहीं कर रहा है, तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन, यू आइदर गो फॉर सीजेरियन, नहीं तो उसको बोलते हैं, एक वर्ड है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन का मतलब होता है स्टार्ट करना, कि अब एक दवा है, तो दवा हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा होने के रास्ते में हम लोग उसको रख देते हैं, तो क्या करता है कि सर्विस जो है उसको मैच्योर करके उसको सर्विस को खोलता है। प्रोजेस्टेरॉन एक टैबलेट आती है, तो आप उसको देते हैं तो वो मुंह खोलेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सर्विस खुल नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपने दवा दे दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा दवा के इफेक्ट से खुला, जैसे खुलेगा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक, तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया तो फिर इसमें हम लोग ऑक्सीटोसिन देंगे। ऑक्सीटोसिन दे करके क्या करेंगे, उसको मोर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। तो कुछ सेलेक्टिव केसेस में अगर आपका यूट्राइन कैविटी नॉर्मल है, तो उस केसेस में भी हम लोग स्टेज 1 के लास्ट पार्ट में भी हम लोग ऑक्सीटोसिन देते हैं विथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आपका स्टेज 1, स्टेज 2 और ये हो गया स्टेज 3। अब बच्चा बाहर आ गया, ठीक है, तो बच्चा बाहर आ गया, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है कि जब भी जहाँ भी सीजेरियन होगा वहाँ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है प्रैक्टिकली, सब जगह नहीं हो पा रहा है, लेकिन अच्छे सेटअप में आपको रखना है। तो जब आपका एनेस्थेटिक्स आएगा, ये पेडिट्रिशियन, तो क्या देखेगा, एपगर स्कोर बच्चे का, तो एपगर स्कोर, ठीक है, हाँ, एपगर स्कोर देखेगा। अगर एपगर स्कोर दो बार रीडिंग होता है, पहला रीडिंग होता है 2 से 3 मिनट पे, और दूसरा रीडिंग होता है 4-5 मिनट पे, ठीक है। तो पहला जो रीडिंग का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, पहला रीडिंग हो सकता है आपका एपगर स्कोर 4 से 5 आया, ठीक है, लेकिन दूसरा स्कोर अगर 8 से ऊपर आ गया, 7 से ऊपर आ गया, इसका मतलब कि बच्चा आपका हेल्दी है। तो एपगर स्कोर में क्या देखेंगे, एपियरेंस देखेंगे, ठीक है, पल्स देखेंगे, ग्रीमेसेस देखेंगे कि बच्चा हाथ पाँव मोड़ रहा है कि नहीं मोड़ रहा है, ठीक है, कंडक्टिविटी देखेंगे, उसका परफ्यूजन देखेंगे, कलर ऑफ द बॉडी देखेंगे, ठीक है, हाँ, ब्लूइश नहीं तो नहीं है, साइनोसिस तो नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ नहीं है तो बच्चा आपका बच्चा का कलर नॉर्मल होता है पिंक, ठीक है। अब अगर आपका स्कोर अगर 8 से ऊपर है तो बच्चा आपका नॉर्मल, वो धीरे धीरे आपका स्कोर आपका 10 मिनट के बाद एकदम पूरा 10 का 10। अब न्यू बॉर्न बेबी को हाउ डू यू एग्जामिन ये, और हाउ डू यू टेक केयर ऑफ ये बेबी। बच्चा बाहर आ गया, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो मदर को बच्चा को 1 घंटे के अंदर दे देना है, ठीक है, पर 1 घंटा के अंदर दे देना है। मैक्सिमम टाइम आप आधे घंटे में भी दे सकते हैं, मैक्सिमम 1 आवर, ठीक है, हाँ, माँ को दे देना, ठीक है। अगर सीजेरियन हुआ है तो 1.5 से 2 घंटे में माँ को दे देना है, ठीक है, माँ को दे देना है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देना, ठीक है। बहुत सारा हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस नहीं होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन है कि आपको ये चीज़ दे देना। इससे होता क्या है कि जब बच्चा, हाँ, अटैचमेंट जल्दी डेवलप करता है, माइंड जल्दी सेटअप करेगा,
और जिसके कारण क्या होगा कि आपका बच्चा, हाँ, तो इसमें लैक्टेशन जो फेलियर है, लैक्टेशन में ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर बहुत कम होता है। जितने जल्दी माँ को दीजिएगा तो उतने जल्दी माँ कॉन्फिडेंट में आएगी, उसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जल्दी डेवलप करेगा और ऑक्सीटोसिन जल्दी डेवलप करेगा जिसके, ठीक है, तो जल्दी उसको दूध बनना हो स्टार्ट होगा और ब्रेस्ट फीडिंग को आप आराम से फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना